यशस्वी मुख्यमंत्री और साथ ही साथ एक संत मन जो अपने उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए हमेशा स्पंदित होता है, उनके योगक्षेम के लिए हमेशा चिंतित रहता है, आतुर रहता है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं और आज इस अवसर पर हम कुछ प्रश्न आपसे करना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो गोरक्षपीठ है, आप गोरक्षपीठाधीश्वर हैं, गोरक्षपीठ एक शाश्वत परंपरा का अपना निर्वहन कर रहा है और खिचड़ी जैसे मेले का आयोजन हो रहा है। एक तरफ सबकी आस्था और सबके विश्वास का केंद्र है ये, और आप उस जन प्रवाह को रोक नहीं सकते। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री होने के नाते और कोरोना संकट काल के कारण भी आपकी चिंताएं दूसरी तरह की हैं, तो इन दोनों में आप आज सामंजस्य कैसे बिठा पा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने पिछले 10 महीनों से, यानी मुझे याद है कि 15 मार्च को मैंने प्रदेश के अंदर कोविड-19 को लेकर के कुछ इस अपने स्कूल कॉलेजेस बंद किए थे। शिक्षण संस्थाओं में को हम लोगों ने उस कालखंड के लिए बंद किया था और उसके बाद 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हो गया था। यानी 15-14 जनवरी पूरे 2 महीने बाद 10 महीने बीत जाएंगे तब तक कि 10 महीनों तक हमारी सभी यानी गतिविधियां काफ़ी हद तक प्रभावित रही। लेकिन हम लोगों ने जो लॉकडाउन के कार्यक्रम के दौरान देश के अंदर लॉकडाउन पहली बार इतने लंबे समय तक लगा था, हमारे लिए वो एक चैलेंज भी था। लेकिन उस समय कैसे हम इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस आपदा से निपटने के लिए हम लोगों को आगे के क्या प्रोग्राम होने चाहिए, हम लोगों ने उस सारा चॉक आउट कर लिया था इस दौरान। और उसका परिणाम था कि आने वाले समय में पहले से उसका आंकलन करके उसके अनुरूप रणनीति बना देना। आपने शुरू में देखा होगा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी हमने मार्केट नहीं खोले थे, या मार्केट कहीं पे साप्ताहिक खोला, फिर सप्ताह में 5 दिन के लिए बंद था, फिर 3 दिन के लिए बंद किया गया, फिर 2 दिन के लिए बंद किया गया, अंततः 1 दिन के लिए साप्ताहिक बंदी फिर भी हम लोगों ने रखी, फिर नाइट कर्फ्यू रखा, फिर चॉइस हम उसको लेते गए। और दीपावली आते आते हम लोगों ने ये महसूस किया कि अब हमें फ्रीडम देनी चाहिए, क्योंकि तब तक अवेयरनेस काफ़ी आ चुकी थी और अवेयरनेस के साथ साथ हमारा तब तक सिस्टम इतना अपने आप को तैयार कर चुका था कि हम एट ए टाइम सारी व्यवस्थाएं कर सकेंगे। आप सोचिए कि कोविड-19 के दौरान हम लोगों ने प्रदेश में 1,51,000 बेड्स तैयार किए थे कोविड-19 के यानी कोरोना के पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में। और मैं ईश्वर के प्रति आभारी हूँ, उनकी बड़ी कृपा रही कि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो पेशेंट आए थे वह 68,000 तक आए थे। 68,000 पेशेंट हमारे यहाँ सितंबर के अंत तक थे और सितंबर के बाद से फिर लगातार नीचे जाता गया। आज के दिन पे कुल प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी में 10,000 एक्टिव केस हैं। इसमें से 2,000 हॉस्पिटल में हैं, शेष 8,000 अपने घरों में और बहुत सफलतापूर्वक हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कोविड प्रबंधन इस सदी का सबसे बड़ा प्रबंधन था किसी आपदा से निपटने के लिए, और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनका सहयोग और उनके जो एक यशस्वी नेतृत्व के रूप में उनका जो मार्गदर्शन हम लोगों के लिए था, वह इस पूरी लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। और
हम लोग यही कारण था कि हम लोगों ने उन सभी चीज़ों से उभर चुके हैं, लेकिन अब केवल सावधानी के लिए हम लोग इन चीज़ों के बारे में कह रहे हैं, जिसके बारे में मैंने अपील भी की है कि देखिए हम वैक्सीनेशन तक पहुंच चुके हैं जी। अभी तक कोई दवा और नहीं है, ये वैक्सीनेशन बचाव का एक उपाय है जी। लेकिन इसमें भी सावधानी और सतर्कता आवश्यक है। तो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी की जो बात की जा रही है ये उसी का हिस्सा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और हमें लगता है कि आपकी जो जनता है आपको बहुत प्यार करती है और वो उसको उसका अनुसरण भी कर रही है, पालन कर रही है, हाँ। जिसके कारण ये संख्या में आपने जो कहा कि मरीजों की गिरावट आई है बहुत काफी जी, तो वो हो रहा है, ये आपके कुशल नेतृत्व का प्रमाण है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अभी प्रधानमंत्री महोदय जी की बात हो रही थी और हमें लगता है कि जो भी हमारा पर्व और त्यौहार होता है वो किसी न किसी रूप में जाके किसानों से जुड़ता है, नई फसलों से जुड़ता है और हम उल्लास मनाते हैं। ये खिचड़ी पर्व भी एक तरह से हमारे जनजीवन से या लोक जीवन से जुड़ा हुआ पर्व है। किसानों की बात पर हमें स्मरण आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक योजना है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस 22 के लिए आपकी क्या योजना है उत्तर प्रदेश में? देखिए 2014 में प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने लक्ष्य रखा था कि 2022 आते आते हमें किसानों की आमदनी को दुगना तक पहुंचाना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि पहली बार किसान किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना। स्लोगन बहुत आए, आश्वासन भी बहुत तेज आते थे, घोषणाएं भी बहुत होती थी, लेकिन पहली बार किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा किसान बना था 2014 में। और उसके बाद से जो क्रम प्रारंभ हुआ, सॉइल हेल्थ कार्ड, पहली बार किसान को पता लगा कि मेरी जमीन की भी हेल्थ का कोई सिस्टम है। जैसे हमारे स्वयं के शरीर के लिए हम अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, ऐसे इस धरती माता का भी हमें हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा जी। पहली बार ये चीज सामने आई है कि किसान की फसल का भी बीमा होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई। पहली बार हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना लागू हुई जी। और सिंचाई योजना का मतलब ही ये नहीं था, बल्कि ये भी था कि हम इसको ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ेंगे, यानी 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। अब आश्चर्य करेंगे, आप देखते होंगे प्रधानमंत्री जी कहीं वृक्षारोपण करते हैं जी, तो उनकी शर्त एक होती है कि देखो भाई मुझसे वृक्षारोपण वहां कराओ और वहां आप भी करवाइए जहां पे वृक्ष लगाने के साथ ही उसके बगल में पहले से टूटा हुआ मटका आप लेके आए, उसमें पानी भर दीजिए। उस मटके का पानी रिस रिस करके उस पेड़ को अपने आप बड़ा कर देगा जी। तो वही वैज्ञानिक पद्धति से वह किसानों को भी बताते हैं और अन्य लोगों को भी बताते हैं कि खेती में पानी की आवश्यकता उतनी है जितना एक मटके से पानी अपने आप धीरे धीरे करके जो है उसकी नमी को बनाए रखने में योगदान दे सकता है। वही पेड़ के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और वह पेड़ को आगे बढ़ने में मदद करेगा जी। लेकिन अगर हम उसको पूरी तरह डुबो देते हैं तो उसके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो ये ड्रिप इरिगेशन की स्कीम देश के अंदर इस रूप में लागू हो पाई, ये पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया। स्वामीनाथन कमेटी के अनुरूप एमएसपी की घोषणा, लागत का 1.5 गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया और देश के किसानों को सूदखोरों और साहूकारों से मुक्ति देने के लिए भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ये सभी स्कीम राज्य में लागू हुई लेकिन राज्य के अंदर भी हम लोगों ने उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे 2017 में जब हम लोग आए थे उससे पहले राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे थे, कर्ज के तले दबे हुए थे।
उनकी फसल का कोई दाम नहीं मिलता था, उनको कोई शासन की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था। हम लोग आए, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ इसे लागू किया। शासकीय केंद्र सरकार की योजनाओं को तो लागू किया ही किया। लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के कर्जे माफ किए, पहले चरण में काम शुरू किया। दूसरा, प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी हम लोग लेके आए। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे 2015-16 या 16-17 में अगर आप देखेंगे तो 9 लाख या 5 लाख मीट्रिक टन ही क्रय हो पाता था खाद्यान्न का, गेहूँ हो या धान हो। गन्ना किसानों का 5-5, 6-6 वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था। हम लोग पिछले 3.5 वर्षों के दौरान 1,15,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किए। दूसरा, आप देखेंगे कि खाद्यान्न प्रोक्यूरमेंट की जो कार्रवाई हमारे यहाँ हुई है, अकेले इस बार अभी तक हम लोग लगभग 56 लाख मीट्रिक टन से अधिक का धान का क्रय कर चुके हैं किसानों से। आप सोचिए कि पहले कितना होता था, 5 लाख होता था। इस वर्ष अभी 56 लाख मीट्रिक टन कर चुके हैं और अभी निरंतर 28 फरवरी तक चलेगा। तो प्रोक्यूरमेंट के साथ एमएसपी उसको देना, ये भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ करके किया। उसका परिणाम है कि इन योजनाओं का लाभ उन लोग किसानों को मिल रहा है। इसके अलावा किसान को तकनीक के साथ जोड़ना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है जी। तकनीक, हर जनपद में एक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करना और कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ जोड़ना, ये भी काम हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ लागू किया। तीसरा, जो पुरानी सिंचाई परियोजनाएं थी, बंद पड़ी थी, उनको भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लागू कराया। आप आश्चर्य करेंगे, बाण सागर परियोजना, ये बाण सागर की परियोजना 1973 में योजना आयोग ने बनाई थी। 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने इसका शिलान्यास किया था और 1977 से लेके 2017 तक योजना पूरी नहीं हो पाई थी। हमने 2017 में इसको दिया और 2018 में 1 साल के अंदर पूरा किया। आज मिर्जापुर और प्रयागराज की लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर लैंड को इससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी प्रकार से अर्जुन साहेब परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, इसी प्रकार से आपका सरयू राष्ट्रीय परियोजना, इन सभी ऐसी लगभग 1 दर्जन परियोजनाओं को हम लोग मार्च 2021 में पूरा करने जा रहे हैं। यानी ये लगभग प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर खेती को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा इसके माध्यम से देने जा रहे हैं। ऐसे ही सभी योजनाओं को लागू किया और मेरा मानना है कि अगर हम 2013 से तुलना करेंगे तो 2021 के प्रारंभ में ही किसानों की आमदनी दोगुनी हुई है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया, लेकिन वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से कैसे हम बढ़ा सकते हैं। अभी हाल ही में 3 कृषि संबंधी जो बिल आए हैं, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि किसान की उपज पे कोई टैक्स न लगे जी। इसके लिए पहला बिल, जिसमें निजी क्षेत्र में भी मंडियां खोलें और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ सके, जो ज्यादा दाम दे किसान वहां बेचे और किसान की उपज पे कोई टैक्स नहीं। दूसरा, किसान को एमएसपी की गारंटी देना। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसान को किसी भी प्रकार से उसकी जमीन का मालिकाना हक किसान के पास ही रहेगा, लेकिन उसकी आमदनी को बढ़ाने का यह आधार बन सके। इन सब चीजों को इसी के साथ जोड़ने का कार्यक्रम एक चला है। कुछ लोग उसका निस्वार्थवश विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने अभी फिलहाल स्थगित किया है, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हित में उठाए गए। जी, हमें लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से गाँव में, सुदूर गाँव में बैठे हुए हमारे किसान भाई इन सारी बातों को आपकी सुन रहे होंगे और निश्चित उनका भ्रम भी दूर हो रहा होगा और बहुत सारी बातें उनको जानकारी के लिए मिल रही होंगी। एक प्रश्न और मैं आपसे करना चाह रही हूँ। एक संत मन है आपका और आप अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं भारत के जिनको विदेशों में भी लोग बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं। अभी एक व्यक्तिगत अनुभव मैं अपना साझा कर रही हूँ कि 2018 में मुझे कनाडा जाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक व्याख्यान था वहाँ एडमंटन में, तो वहाँ
एक प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी, एक योगी मुख्यमंत्री हैं, तो फिर एक किसी धर्म के हो गए तो कैसे वो निष्पक्ष हो सकते हैं। तो मैंने उन लोगों को, जो मेरी अल्पमति में आ सकता था, मैंने यही जवाब दिया कि अभी तो हमारे पास सबसे अच्छा नेतृत्व आया है, क्योंकि जो हमारा सनातन गया हिंदू सन्यासी होता है या जो योगी होता है, वो विद्वत्ता का भी पर्याय होता है और साथ ही साथ राग और विराग से परे होता है। तो उसका प्रमाण हम सब लोग देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है, और विश्व में आप बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे योग की का ये पीठ है, जिसके पीठाधीश्वर हैं आप, तो योग हो गया, और दूसरी तरफ आप एक सुशासन के लिए जाने जाते हैं, लोगों के बीच में, पूरे देश में, पूरे विश्व में चर्चित है। ये योग और जनता का जो क्षेम है, उसके लिए आगे आने वाले वर्षों में आपकी कुछ योजनाएं हैं तो बताएं। देखिए गिरिजा जी, एक बात हमें ध्यान रखना होगा, जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म से हम पंथ, संप्रदाय या मजहब की तुलना न करें। उपासना विधि, पंथ, संप्रदाय, मजहब यह एक मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का एक माध्यम है, एक साधन है, लेकिन धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है। धर्म, मेरा धर्म मुझे मेरे कर्तव्यों का आभास कराता है। मेरा धर्म मुझे जीवन के मूल्यों और आदर्शों के साथ जुड़ने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। ये अंतर हमें जरूर महसूस करना होगा। एक धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है जो हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में, हमें नैतिक मूल्यों के प्रति और सदाचार के मार्ग का अनुसरण करने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। तो मेरा धर्म है जिसका अनुसरण करते हुए हमने कोविड प्रबंधन भी किया और प्रदेश के अंदर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए 24 करोड़ जनता के हितों के लिए कदम उठाए। बाकी चीजें दृष्टिकोण की है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लोगों का जैसा दृष्टिकोण होगा वैसे उनको सारी चीजें तो व्यक्ति अपने अनुसार फिर तय कर लेता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोग तो इस व्यवस्था के साथ जुड़े हैं और उसको सी रूप में उसका एक छोटा सा प्रश्न और कर लें, स्त्रियों की सुरक्षा और मर्यादा से संबंधित। हाँ, इधर बीच कुछ एक घटनाओं में साधु संतों को भी आंदोलित किया, स्त्रियों के साथ हुए अमर्यादित व्यवहार ने या हिंसात्मक रवैये ने, और एक आवाज़ उठी कि धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए कठोर कानून बनाया जाए स्त्रियों की सुरक्षा के संदर्भ में। बहुत सारे प्रदेशों में वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने भी इसके समर्थन में अपना वोट दिया। तो उत्तर प्रदेश में आप कुछ इस तरह का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार ने 19 मार्च 2017 में प्रदेश में दायित्व संभाला और 19 मार्च 2017 को दायित्व संभालने के साथ ही हमने जो सबसे पहला कदम उठाया था उनमें से एक पहला कदम था, क्योंकि उससे पहले प्रदेश के अंदर जब हम कहीं प्रदेश में जाते थे तो हर अभिभावक एक बात के लिए चिंतित होता था, बहन बेटियों की सुरक्षा के प्रति। हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके प्रदेश के अंदर बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। इस दौरान ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे अनुभव में आई कि कौन कौन से ऐसी कमजोर कड़ियां हैं जहां से बहन बेटियों की सुरक्षा को खतरा होता है। उसके लिए समय समय पे हमारे अभियान चले, जैसे मिशन शक्ति का एक अभियान चला। प्रदेश के अंदर 1535 थानों में हम लोगों ने एक महिला शक्ति, मिशन शक्ति का एक बूथ स्थापित किया है। कोई भी महिला अगर थाने में जाना चाहेगी तुरंत उसको अलग से बैठने की व्यवस्था, महिला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी वहां मौजूद रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उसका समाधान निकालेंगे।
एक तो ये प्रक्रिया हम लोगों ने उसमें लागू की मजबूती के साथ। दूसरा, ये मिशन शक्ति के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई। खासतौर पर अगर आप मेरठ की उस घटना को देखे होंगे जहाँ पे असलम नाम का एक व्यक्ति छद्म रूप से अमित बन करके एक हिंदू लड़की के साथ शादी करता है, बाद में उस महिला का और उसकी पुत्री की हत्या करके उसी घर के नीचे दबा देता, उसी घर में कमरे के नीचे दफन कर देता है। अच्छा, किसी को कानों कान खबर नहीं लगी, तो उस महिला की एक सहेली जो लगातार उसके साथ रहती थी, जब 3 महीने तक नहीं दिखाई दी तो उसको शक हुआ। तब उसने कंप्लेंट की कि गई कहाँ। फिर पुलिस वहां गई, पुलिस ने उसको ढूंढने का प्रयास, बात करने का प्रयास किया, तो हमेशा बचता है। फिर पुलिस ने जब इस मामले का संज्ञान लिया और पूरी कॉल डिटेल ली, सारी चीजें ली, तो उसके माध्यम से फिर जानकारी मिली कि नहीं, उसकी हत्या कर चुका, दफनाया कहाँ है पता ही नहीं लग पा रहा था। तो फिर वो भाग चुका था, घर की तलाशी ली गई तो कुछ स्थान हमें संदिग्ध दिखाई दे, तो फिर हमने जेसीबी से उस पूरे उसको निकाल कर खोदा। वहाँ उसकी दोनों बॉडी मिली, नीचे दफनाई गई थी उसी घर के नीचे। और ऐसी दर्जनों घटनाएं यूपी के अंदर घटित हुई थी। तब मुझे इस पर एक कड़ा कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और मुझे प्रसन्नता है कि समाज के हर तबके ने इसको बहुत अच्छे ढंग से पॉजिटिव तरीके से लिया है। और यूपी ने जब इसके लिए ऑर्डिनेंस पास किया तो अनेक राज्यों ने उसी तर्ज पर फिर ऑर्डिनेंस लाने और कानून बनाने प्रारंभ किए हैं। देखिए, हर अच्छे कार्य का लोग स्वागत भी करेंगे, और कुछ निहित स्वार्थी तत्व हैं जिनको हर अच्छे कार्य का विरोध करना है। ऐसे ही इस एक्ट का भी लोग विरोध करेंगे, लेकिन हमें चिंता नहीं, हमारी प्राथमिकता वान बेटियों की सुरक्षा है और मजबूती के साथ उन्हें सुरक्षा। बहुत आश्वस्ति मिली माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे ये सारी बातें जानकर। आपका बहुत अमूल्य समय हमने लिया, आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। आकाशवाणी की ओर से आभारी हैं आप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।